ये दिया हुआ है लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो अब इसमें देखो तीनों का रोल में से कहीं से भी 60 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जैसे जुडिशरी पे जो करेंट केसेज हैं, जैसे कि तुम्हारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित केशवानंद भारती की केस में बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। फिर से तुम्हारा जो है कि उसके संबंध में क्या नाम है कि जो अयोध्या वाला मामला था, कौन सी केस थी वो एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। तो कहने का सेंस ये है कि जुडिशरी पर ज़्यादा फोकस करना है। आप लिख भी लो, जुडिशरी के आगे लिख लो जुडिशियल एक्टिविज्म करके, हिंदी मीडियम है ना तुम्हारा, ऐसे लिख लो न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण केस जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, महत्वपूर्ण केस। इतना तो आप जानते ही हो, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब देखो ये आगे दिया है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ये उपयोगिता का सिद्धांत है। यस सर, ये सब भूल गए। हाँ, तो आप लिखो उपयोगिता का सिद्धांत, इसको देख लेना। ये बेंथम ने दिया था, जो मेन चीज़ है, जो टॉपिक से संबंधित उपयोगिता का सिद्धांत, आगे लिख लो बेंथम ने दिया था। बेंथम ने दिया था। अब इसमें जो है कि कई चीज़ पूछ सकता है कि बेंथम जो है जूरिस्प्रूडेंस में किस स्कूल का था, विश्लेषणात्मक शाखा का। विश्लेषणात्मक शाखा, चूँकि ये टॉपिक दिया है ना पूरा, तो कुछ भी बन सकता है। उसके अलावा जो है बेंथम की जो सबसे महत्वपूर्ण किताब थी उसको नोट कर लो आप, वह था फ्रेगमेंट, FRAG, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारे कारण में तो इतनी चीज़ बता दी है। अब इसमें कई चीज़ पूछ सकता है और बेंथम पर कि पेन एंड प्लेजर थियरी कौन दिया था, तो बेंथम का ही है, पेन एंड प्लेजर, सुख और दुख का सिद्धांत, पोस्ट में लिख लो आप, पेन एंड प्लेजर, सुख और दुख का सिद्धांत। हम ऑर्डिनरी ऐसे फोकस कर दे रहे हैं कि आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, उससे संबंधित कुछ भी मिले ठीक है तो आप उसको देख लेना। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हो गया, ये सुख, और ये इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या पता पूछते, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख। ठीक सर, ये भी बेंथम का ही है। ठीक, अधिकतम सुख। अब देखो, अभी बेंथम को आपको कहीं भी मिले उसको लेकर देख लेना, नहीं होगा तो संजय से जूरिस्प्रूडेंस की किताब होगी पढ़ने के लिए, तो वहाँ देख लेना। लेकिन इतना दिमाग में बना रहेगा तो इसी में से कोई ना कोई पूछ देगा। ठीक है, या ये भी पूछ देता है कि यूटिलिटी थियरी कौन दिया था। ठीक है, बेंथम का है ये। अब यहाँ दिया है लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन, विधि और लोकमत, यही पर किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, विधि और लोकमत। अब इसमें दे देता है कि लोकमत को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं। ठीक है, लोकमत को प्रभावित करने वाले कारक, ये तो जनरल व्यू में आपको समझना है करने। इसमें क्या है, कौन कौन कारक में आपका आ जाएगा, जैसे कि परिवार, नोट भी कर लो आप, पहला जो है कि परिवार,
दूसरा समाज, ठीक है। उसके अलावा जो है कि मीडिया, शिक्षा, दूरसंचार, टेलीविज़न, राजनीतिक मंच, अगला राजनीतिक मंच, और अगला लिख लो लोकतंत्र की स्थिति, ठीक है। तो इसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक दिमाग में बन गया ना कि ये एक अच्छे लोकमत के लिए, लोकमत मतलब क्या होता है, लोगों की भावनाओं को कैसे जो है वह अन्य लोगों या देश के कानून व्यवस्था में उसका महत्व रखता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब आगे दिया है लॉ एंड सोशल कंट्रोल, रेलिवेंस ऑफ जॉन रॉल्स एंड नॉजिक। अब अगला आपका टॉपिक है, ये पन्ना 9 तो पलट लो आप, दिखाना मत यहाँ स्कूल में ला के कापी, नहीं तो कहेगा कोई कहाँ से कापी मिल गई। तो घर पे लिया। लॉ एंड, हाँ अब इसमें लिख लो विधि बनाने में, हेडिंग डाल लो विधि बनाने में रॉल्स और नॉजिक के थियरी का योगदान, रॉल्स और नॉजिक की थियरी का योगदान। ठीक है। अब पहला लिख लो आप इसमें रॉल्स की थियरी, रॉल्स का सिद्धांत लिख लो। इसने जो सिद्धांत दिया था आगे लिख लो आप सामाजिक संविदाकरण का, यही पूछा जाएगा, सामाजिक संविदाकरण का सिद्धांत। ठीक है, ये तो मेन सिद्धांत हो गया किसका, रॉल्स का। इसमें था क्या सर? हाँ इसमें था क्या? इसमें ये था, आप ऐसे तीर का निशान नीचे बनाओ तब समझ में आ जाएगा। यह जो इसमें लिख लो विशिष्ट सरकार, यहाँ से लिखो विशिष्ट सरकार और विशिष्ट समाज के बीच में संविदा, विशिष्ट सरकार और विशिष्ट समाज के बीच में संविदा। मैंने इसने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक संविदाकरण का सिद्धांत। ठीक है, इसने जो चीज़ें दिया था कि वह जो संविदा होगी स्पेसिफिक गवर्नमेंट और स्पेसिफिक सोसाइटी के बीच में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसमें जो है एक दूसरा सिद्धांत है नॉजिक का। तो नॉजिक ने जो दिया था लिख लो आप आगे, जो सिद्धांत है इसका, न्याय का हकदारी सिद्धांत, न्याय का हकदारी सिद्धांत। इसको जो है नॉजिक ने दिया था। अब इसमें मेन चीज़ हम बता दें, तीर का निशान बनाते जाओ। पहली चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट जो है लिख लो आप नॉजिक, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारा मिलेगा नहीं कहीं। नॉजिक लोगों के संपत्ति पर उनके हक की बात किया था, हक की बात किया था, ताकि
उस पर उनका पूर्ण अधिकार हो। ठीक है, ऐसे तीर का निशान बना के ऐसे नहीं होता है कि पता चले कि ये अलग चीज़ है। इसने सरकार को रात्रि प्रहरी की संज्ञा दी। रात्रि प्रहरी की संज्ञा दी। ठीक है, नीचे वाली लाइन से लिख, इसने अपने सिद्धांत में निम्न तत्वों को शामिल किया। निम्न अधिकारों को शामिल किया। पहला लिख लो आप। पहला है कलेक्शन का हिंदी क्या होता है? संकलन। संकलन। कलेक्शन या अर्निंग को अभी कलेक्शन ही होता है। कलेक्शन माने संकलित करना या एकत्रित करना। या ऐसे लिख लो आप, जो पहला सिद्धांत था इसका वो था कलेक्शन थियरी। कलेक्शन अपने मतलब में समझ लेना, कलेक्शन या अर्निंग थियरी। अर्निंग थियरी की बात किया था। इसका मतलब ये है कि लोगों पे देखो, इसका जो सिद्धांत ये था कि ये रॉल्स की थियरी की इसने आलोचना किया था, नॉजिक ने। ठीक, इसने कह दिया कि जो प्रॉपर्टी होती है लोगों पे उसका पूर्ण अधिकार हो। ठीक है, जब तक पूर्ण अधिकार नहीं होगा तो सारे, इसने क्या किया था, सिर्फ अधिकार की बात किया था कि सरकार और सोसाइटी के बीच में एक प्रकार का वह कानून बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसने क्या कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता नहीं है, जब तक लोगों की प्रॉपर्टी पर उनका पूर्ण अधिकार नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसने क्या कह दिया, कलेक्शन थियरी, मतलब हमेशा लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ जोड़ते रहना चाहिए। जो चीज़ है उसमें कुछ एकत्रित। और दूसरा लिख लो आप, ट्रांसफ़र थियरी या अंतरण का सिद्धांत। ट्रांसफ़र थियरी या हिंदी में लिख लेना उसको, ट्रांसफ़र थियरी या अंतरण का सिद्धांत। मतलब क्या है कि जब लोगों का उस पे प्रॉपर्टी पर टाइटिल होगी तभी तो उसको अंतरण करेंगे। जब टाइटिल ही नहीं रहेगी तो उसको अंतरण नहीं कर सकते। इसलिए दो चीज़ें रखा। तीसरी चीज़ लिख लो आप, एक था रिफॉर्म थियरी। रिफॉर्म थियरी या हिंदी में इसको लिख लो आप, सुधार का सिद्धांत। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो कुछ भी है लोगों के पास उसमें उसको क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें जो है सुधार करते रहना चाहिए, जोड़ते रहना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा नॉजिक। नॉजिक का मेन तुमको ये देखना है कि इसने जो है न्याय का हकदारी सिद्धांत दिया, इसने जो है न्याय के संविदाकरण का सिद्धांत दिया, इसने जो है सिर्फ ये कहा कि लोगों को और सरकार के बीच में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिससे उनके अधिकारों के संबंध में कानून बनाया जाए। तो यहाँ पर सिर्फ लोगों के अधिकार की ये बात गिनाया था नॉजिक ने, रॉल्स ने। इसने क्या कह दिया कि अधिकार रहे या न रहे, सबसे जरूरी क्या है, लोगों को अपनी प्रॉपर्टी पे अपनी टाइटिल होनी चाहिए। तो ये चीज़ पढ़ लेना। हो सकता है ये सिद्धांत का नाम पूछ दे दोनों का, ये आ भी सकता है क्योंकि ये न तुम्हारे इस किताब में है न जूरिस्प्रूडेंस की किताब में है। हाँ, ये भी है, ये तुमको किताब में नहीं मिलेगा, ये इधर उधर ही मिलेगा। ये दो चीज़ इसकी हो गई। अब इसमें जो है रॉल्स एंड रॉबर्ट नॉजिक का हो गया। अब एक आगे लिख लो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कम्युनिटी इंटरेस्ट, अलग टॉपिक है। इंडिविजुअल मतलब ये व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित। व्यक्तिगत, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं हम जो चीज़ें हैं।
व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित। अब व्यक्तिगत हित सामाजिक हित ये अलग टॉपिक हो गया। अब ये जो है ये नीचे लिख लो, जूरिस्प्रूडेंस के सोशलॉजिकल स्कूल में इसकी बात की गई। विधि शास्त्र के समाजशास्त्री विचारक, ऐसे लिख लो, विधि शास्त्र के समाज शास्त्रीय विचारक डीन रास्कोपाउंड ने डीन रास्कोपाउंड ने व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित की बात सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत के अंतर्गत किया था। इसने इन हितों में संतुलन बनाने की बात किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पर अंडरलाइन कर लो, ये सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत ये पूछ दिया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा जो है, ठीक है, एक रास्कोपाउंड को आप कर लो आप, क्योंकि इस सिद्धांत को इसने दिया था। ठीक है, अब व्यक्तिगत हित क्या है और सामाजिक हित क्या है। व्यक्तिगत हित के मतलब क्या है, व्यक्ति का अपने परिवार से संबंधित हित, ठीक है, माता पिता से संबंधित हित, बच्चों से संबंधित हित, यानी कुल लेकर के क्या है, व्यक्ति का अपने फैमिली से संबंधित हित को व्यक्तिगत हित कहते हैं। सामाजिक हित का मतलब देश और समाज से संबंधित हित। इन दोनों हितों के बीच में, जबकि इसने कितने प्रकार के हितों की बात किया था, 3 प्रकार के हितों की। अच्छा। लेकिन इसमें दिया है केवल आपका 2 हित। ठीक है, तीसरा कौन सा था सर? तीसरा जो है एक व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित, और एक है लोक हित, अलग से है, लेकिन ये सिलेबस में चूंकि नहीं है। ठीक है, लोकहित, तो लोकहित और सामाजिक हित दोनों एक दूसरे से मिलता हुआ है, क्योंकि समाज से संबंधित हित मतलब आपको देश के प्रति क्या करना चाहिए, देश के नागरिक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जो सामाजिक धरोहर है या सरकारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपका क्या विचार होना चाहिए। तो ये सारे हितों के बीच में इसने एक संतुलन की बात किया था। देखो, सिलेबस आप समझ जाओगे तो कहीं ना कहीं से आप उसको लिख ले जाओगे। तो एक हो गया ये कम्युनिटी एक हित वाला। तो ये आगे है आपका लॉ एंड मॉरलिटी, विधि और नैतिकता, विधि और नैतिकता। अब इसमें देखो, इतना तो आपको पता है विधि क्या है, नैतिकता क्या है, सीधे सीधे है, लॉ का वायलेशन दंडनीय होता है। मॉरलिटी क्या है, ये दंडनीय नहीं मानी जाती है। ठीक है, ये व्यक्ति के जो है ये मोरल नेचर पे डिपेंड करता है। अब ये आप इसमें एक चीज़ लिख लो, मॉरलिटी, विधि, लॉ एंड मॉरलिटी से संबंधित, विधि और नैतिकता से संबंधित प्रमुख विधिशास्त्री, इसमें पहला लिख लो आप, मान लो इसी पर पूछ सकता है आपका, पहला लिख लो हार्ट या हार्ट है, ट के ऊपर रहेगा। अच्छा, ट के ऊपर रहेगा,
हॉल्ट। इसकी एक इम्पॉर्टेंट थियरी यहाँ पे लिख लो आप, रूल ऑफ रिकॉग्निशन, मान्यता का सिद्धांत पूछ सकता है ये। रूल ऑफ रिकॉग्निशन, इसको हिंदी में कहते हैं मान्यता का सिद्धांत। मान्यता का सिद्धांत, इसको मन करे तो आप लिख लो। यह भी जो है विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित था, क्या पता पूछ ही दे। हॉल्ट विश्लेषणात्मक, जूरिस्प्रूडेंस के मतलब विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित था। ठीक। उसके बाद से फूलर, केवल नाम लिख लो आप, ये मेन इम्पॉर्टेंट था ये हॉल्ट। फूलर, फिर एक था डॉर्किन। हाँ, DWAR, बाद में इसको देख लेना, DWARKIN, डॉर्किन। ठीक है, मतलब ये कि कहीं इससे संबंधित रहे तो ये लॉ एंड मॉरलिटी के संबंध में इन लोगों ने अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया कि विधि अगर है तो उसके साथ नैतिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा जो है कहीं से भी मिल जाए, विधि एवं नैतिकता से संबंधित। तो इसके पहले भी आप जानते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकता है। तो अब ये तो हो गया पूरा जो है फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, है क्या। देखो है कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। अब इसमें देख लो अब पहला, इसमें सेकेंड यूनिट में संविधि के संबंध में बताया गया है। इसमें ये तुम्हारे ही किताब में दिया गया है। वो किताब लो बताएं, उसमें ये भी वही किताब है। देखो ये यही जब आप पढ़ोगे तो संविधि की प्रकृति, तो इसमें जो है आपका पूरा जो है डिफिनीशन लिखा हुआ है। ठीक है, संविधि क्या है, संविधि एवं निर्वचन का। संविधि मतलब क्या होती है, वह विधि जो लेजिस्लेशन के द्वारा बनाई जाए। ठीक है, और उसी विधि का क्या किया जाता है, निर्वचन। निर्वचन मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन, माने उस कानून को जो है न्यायपालिका क्या करती है, अर्थान्वयन करती है। जैसे सब कोई भी चीज़ लेजिस्लेशन के द्वारा बना दिया गया तो जब मामला कोर्ट में जाता है तो न्यायालय क्या करता है, न्यायालय का ही, देखो इंटरप्रिटेशन में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, न्यायालय का है। तो न्यायालय उन मामलों को क्या करती है, इंटरप्रिटेट करती है कि वास्तव में सही चीज़ क्या है। तो वही चीज़, पहली चीज़ ये हो गया आपका जो है कि ये मीनिंग एंड टर्म ऑफ स्टेट्यूट्स, मतलब संविधि की क्या डिफिनीशन होती है। तो संविधि की डिफिनीशन इससे पढ़ लेना है, आप पता नहीं कौन सी पूछते हैं आपको। तो संविधि के संबंध में उसकी परिभाषा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, 27 पर दिया गया है ये। देखो यहाँ सब दिया गया है, पढ़े तो हो लग रहा है थोड़ा सा। देखो यहाँ दे दिया ना, संविधि क्या है, यह विधायिका की इच्छा है। विधायिका की इच्छा का मतलब क्या है, विधायिका जो चाहे वह कानून बना दे। यह जो है लेजिस्लेशन का एक तरीके से एक ही शब्द में है कि संविधि क्या है, तो यह लेजिस्लेशन का विल पावर है, उसकी जो है इच्छा शक्ति है, वो बना देती है। हाँ। अगर फिर उसको क्या कहते हैं, न्यायपालिका उसका अर्थान्वयन करता है। बस यही काम है इसका। तो ये तो हो गया आपका मीनिंग। देखो ये मत सोचो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव आएगा। पहले आपको जो थॉट है उसको पढ़ के क्लियर करना पड़ेगा कि वास्तव में ये क्या है। अब ये है, यहाँ दे दिया है इनेक्टमेंट, इंटरप्रिटेशन एंड
कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये इनेक्टमेंट तो इसी का दे दिया है कि संविधियों का जो है जो एक्ट के रूप में परिभाषित कर देना। इनेक्टमेंट मतलब क्या होता है, उसको एक एक्ट बना देना। जैसे हम लोग का क्या है, भारतीय दंड संहिता, एक संविधि है ये पूरी, इसको जो है एक एक्ट में डिफाइन कर दिया गया। उसमें जो है अपराध के दंड से संबंधित प्रावधान जो है आईपीसी में दे दिए गए हैं। अब ये है इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें कंफ्यूज मत होना, इंटरप्रिटेशन को ही कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसका हिंदी होता है अर्थान्वयन, इसका हिंदी होता है निर्वचन करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ भी एक तरीके से क्या कह रहा है कि ये निर्वचन का अर्थ ही यहाँ भी पूछ रहा है, एक ही चीज़ को बार बार घुमा। यहाँ पर क्या किया, संविधि का अर्थ पूछा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इंटरप्रिटेशन का क्या अर्थ है। तो इंटरप्रिटेशन का अर्थ क्या है, इंटरप्रिटेशन का सीधा अर्थ है कि न्यायालय के द्वारा बनाए गए कानूनों का निर्वचन करना, निर्वचन कहो या उसको व्याख्या करना, ठीक है। तो ये हो गया एक। अब यहाँ पर दिया है काइंड्स ऑफ स्टैट्यूट्स, संविधियों के प्रकार, देखो यहाँ पर दिया गया है, यही तो होगा कहीं, देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो इसमें मेन चीज़ आपको पढ़ना है संविधियों के प्रकार, देखो ठीक सर दे दिया है। इतना ज़्यादा मत पढ़ना, बहुत दिया हुआ है, मेन चीज़ इसको पढ़ लेना है आप, यही ग्राफे पढ़ लेना पूरा, ये इम्पोर्टेंट है आपका, इसी में आपका सब आ जाएगा कि संविधि एक तो अस्थाई विधि होती है, एक अस्थाई होती है, आप भी जानते हो। कार्य प्रणाली के आधार पे एक आज्ञापक हो गया जिसको मैंडेटरी हो गया कि इसको मानना ही है, निर्देशात्मक जो है मैंडेटरी नहीं होता है। उद्देश्य के आधार पे तो ये कौन कौन सी विधियां हैं ये पूरा दिया गया है, ठीक है। परिवर्तन के आधार पे जो है ये इसमें दे दिया गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ये यहाँ पे ये दे दिया है संविधियों का ये वर्गीकरण दे दिया है। अब यहाँ पर दिया है इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन। देखो ये सारा टॉपिक जो है कि ये अपने मन से ही पढ़ना है, बात आएगी समझ में। अब एक अगला टॉपिक लिख लो आप, इसको पढ़ लेना है आप, विधायिका का आशय। यहाँ पे एक लिख लो निर्वचन का वर्गीकरण, ये संविधियों का वर्गीकरण, इसको आप पढ़ लेना, इसमें दिया गया है संविधियों का वर्गीकरण। और अभी क्या बताए हैं, विधायिका। अब विधायिका का आशय, ये अलग टॉपिक है, ये भी अलग टॉपिक है, ये भी अलग टॉपिक है, और ये भी अलग टॉपिक है आपका विधायिका का आशय। अब विधायिका का आशय का सीधा एक ही मतलब है, जानते हो क्या, विधायिका का आशय का यही मतलब है कि न्यायपालिका जो होती है, लिख लो आगे एक लाइन, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी कानून को बनाने में विधायिका को उसके संबंध में क्या आशय रहा, विधायिका को उसके संबंध में क्या आशय रहा, इसी आशय का पता न्यायपालिका विधायिका के बनाए गए कानूनों में खोजने का काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया विधायिका का आशय। इसमें पूरा एक टॉपिक दिया गया है, जरा एक बार इसको पढ़ लेना कहीं।
होगा। टिक लगा दीजिएगा सर। इसी किताब में होगा। है इसमें नहीं रहा है। इसको पढ़ लेना, इसमें दिया गया है, इसको एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। इसी में है, लाइब्रेरी की किताब ना है। जी सर। इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। इसमें पूरा दिया गया है, इसको पढ़ लेना है आप। क्या दिया है, विधायिका के आशय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन। अब और आगे तो ये आप तुम्हारा आसान है। ये किसी संविधि का कब जो है कमेंसमेंट मतलब उसका जो है परिवर्तन। ये तो जानते ही, जिस समय राष्ट्रपति जिस समय साइन करता है उसी के समय जो है परिवर्तन होता है उसका। और ऑपरेशन रिपील और रिवाइवल मतलब कभी संविधियों को जो है कब एक बार तो रिपील कर दिया जाता है। रिपील मतलब समाप्त कर देना उसको, विधायिका उसको समाप्त कर देती है। तो कुछ समय के लिए कुछ कानून ऐसे होते हैं परमानेंट समाप्त कर दिए जाते हैं। हाँ, अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कानून को कुछ समय के लिए समाप्त किया जाता है, बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, फिर रिवाइवल कर दिया जाता है। रिवाइवल मतलब क्या होता है, पुनरुद्धार। देखो यहाँ पर लिखा है, एक जगह है ये पूरा बताया है, रिपील रिवाइवल संजय था कौन, प्यून संजय। देखो यहाँ दिया है विधायिका का प्रारंभ, ठीक है, कब विधायिका शुरू होती है, और विधायिका का निरसन। देखो रिपील ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। विधायिका के निरसन की कौन कौन सी कसौटी है, इसमें आ गया निरसन के क्या परिणाम है, और निरसनकालीन पुनर्जीवित का सिद्धांत। देखो यही पूछ सकता है, ये इसी को कहते हैं रिवाइवल, प्रिंसिपल ऑफ रिवाइवल। तो ये इसको जरा ये पूरा टॉपिक आप इम्पोर्टेंट रूप में पढ़ लेना है आप, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसमें, तो इसका मतलब समझ गए ना, ये इसका मतलब यही हुआ, ये कब हुआ परिवर्तन हुआ, कब उसको समाप्त किया गया, कब उसका पुनरुद्धार हुआ। तो इसमें आप पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये तो 2 यूनिट तो समझ में आ गया क्या कह रहा है, बाकी तो तुम्हें किताब से ही देखना है। देखो हम भी नहीं जान रहे क्वेश्चन क्या आएगा, वो तुम क्या बनाएंगे पता नहीं। बस ये है कि टॉपिक कुछ भी पूछे तो ये जब समझ में आया रहेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और 3rd यूनिट में देख लो आप, पूरा। अब क्या बार बार तुम आओगे, टाइम भी नहीं है, क्यों? हाँ कोई कल काम नहीं ना आना? नहीं, कोई काम नहीं। हाँ तो मत आओ, घर बैठे रहो, मेन चीज़ बता दे रहे हैं, आप पढ़ लेना इसको। अब इसके मतलब तो कोई समझाना नहीं है। नेसेसिटी फॉर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब यही है कि जो इंटरप्रिटेशन के जो रूल बताए गए हैं,
इस रूल का क्या मतलब है आपको, ठीक बस ये समझना है। देखो थर्ड यूनिट आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन करेगा कि ये जैसे ये लिटरल रूल बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। इसको देखे कि नहीं कभी? नहीं सर, अभी तो मैं पहले यूनिट थोड़ा सा पढ़ा था। इसे थोड़ा सा लिखवा दीजिए चाहे तो, या तो कल लिखवा दीजिए इसको 1 घंटा देके। नहीं, लिखाने के लिए तो लिखा ही देंगे, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा ना, दिक्कत होगी। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, आ जाएंगे 1 घंटे के लिए। तो ठीक है, तुम इतना पहले पढ़ो ठीक से। ठीक सर, ठीक है, आज कल 1 घंटा हम बैठ जाएंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक सर। ठीक। नहीं तो रुकना चाहो तो आधा घंटा रुक सकते हो। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है, जाना नहीं है कहीं, कुछ करना नहीं। मान लो बार बार आना भी ठीक नहीं है, तुमको दिक्कत होगा नहीं। उस किताब में नहीं रूल दिया गया है कोई? नहीं सर, उसमें दिया तो होगा जो है इतना तो। चलो इसी में होगा सब। ये देखो यहाँ लिया है, पहला लिखो आप। मेन चीज़ जान लो, फिर दिक्कत होगा फिर आ जाना भले। एक बार जान लोगे तो पढ़ लोगे। ये देखो ये लिया है इंटरप्रिटेशन, ये तो हो गया। ये लिटरल रूल, लिटरल रूल लिखो। हिंदी इंग्लिश जब देखो हिंदी इंग्लिश का जब हिंदी समझ जाओगे तो आप लिख ले जाओगे। लिटरल रूल, लिटरल रूल इसका मतलब होता है ये शाब्दिक अर्थान्वयन। देख लो ये है, ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। ठीक सर, शाब्दिक अर्थान्वयन देखो 171 नंबर पेज पर है, इस पर दिया गया है। देखो इसका मतलब एक ही शब्द में आप जान लो, जिसे यहाँ दिया गया है ना, शाब्दिक अर्थ लगाना। ठीक है, ये अर्थान्वयन की न्याय मतलब क्या है, जो लेजिस्लेशन एक ये रूल किसके लिए बनाए गए? ये रूल सब जो है न्यायपालिका के लिए बनाए गए हैं कि जो शब्द संविधि में लिखा गया है, इस रूल का यही मतलब है, न्यायपालिका को उसी शब्द के आधार पे आशय निकालना, अपने तरीके से कुछ नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो ये जब पढ़ोगे आप तो इसको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे एक ही लाइन में यहाँ लिखा है ना, शाब्दिक अर्थ लगाना अर्थान्वयन की न्यायिक कुंजी है, कि जो शब्द लिखा गया है उसी शब्द का सही सही अर्थ लगाना। अब इसके संबंध में देख लो आप, इसको थोड़ा देख लेना, इसके संबंध में कौन कौन सी केस है। ठीक है, उस केस को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, इसमें कई केस लिखा हुआ है। जो केस है इसमें, इसको ठीक से पढ़ लेना। ठीक है, सब केस देखो, सब इम्पोर्टेंट केस, बहुत सारे केस लिखे। हाँ, तो लेकिन मेन जो समझ में आए वो लिख लेना। ठीक है, तो ये लिटरल रूल हो गया। लिटरल रूल का मतलब है कि जो शब्द लिखे गए हैं उसी शब्द के आधार पर जो है व्याख्या करना, अपने तरीके से कुछ नहीं जोड़ना। और दूसरा लिख लो आप, क्या दिया है, मिसचीफ रूल, रिष्टि का सिद्धांत। इसको बोलते हैं रिष्टि का सिद्धांत। मिसचीफ रूल या रिष्टि का सिद्धांत, इंग्लिश भी थोड़ा सा लिख लो आप उधर, नहीं तो इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, कंफ्यूज हो जाओगे। रिष्टि का सिद्धांत, इसको बोलते हैं ये मिसचीफ रूल। देखो यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, मिसचीफ रूल या रिष्टि का सिद्धांत। देखो इस नियम को ये हाइडन का सिद्धांत, हाइडन केस भी कहा जाता है इसको, हाइडन केस, इसको पढ़ लेना, बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही देखो, यही सब पूछा जाएगा आपसे कि रिष्टि के नियम को एक किस केस के नाम से जानते हैं, तो इसको हाइडन केस के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अब देखो कोई भी रूल पढ़ रहे हो तो दो चीज़ देखना कि वह रूल का क्या मतलब है, उस रूल को कौन दिया गया था, कौन किसने दिया था, इसको आपको पढ़ना है मेन रूप से। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया, इसको ठीक से पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। एक केस पढ़ लेना जिसमें ये दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिष्टि का नियम। रिष्टि का नियम का मतलब यह है कि संविधि को पारित करने में कॉमन लॉ क्या थी, ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। देखो रिष्टि का जैसा नियम है वैसे इसका काम भी है। रिष्टि का मतलब ये होता है कि अपराध को दबाना, जो दोष है उस दोष को, इसको एक और नाम से जानते हैं, लिख लो आप हिंदी में। रिष्टि के नियम को दोष परिहार का नियम भी कहा जाता है। दोष परिहार का नियम। नियम दोष परिहार का नियम है, अपराध का लिख दिएगा दोष परिहार। अच्छा, दोष परिहार का नियम, ठीक है। तो एक हो गया तुम्हारा मिसचीफ रूल। अब आगे लिख लो आप गोल्डन रूल। हिंदी लिख रहे हो तो किताब से आप खोज लोगे, देखो एक ही जगह देखो सब लिखा हुआ है ये। गोल्डन रूल इसको कहते हैं स्वर्णिम नियम। गोल्डन रूल या स्वर्णिम नियम, इससे संबंधित जो मेन केस है उसको आप लिख लो। इससे संबंधित जो मेन केस है वह लिख लो आप। ग्रे बनाम पियर्सन के मामले में इस सिद्धांत को अपनाया गया, ग्रे बनाम पियर्सन। अब देखो ये रूल तुम्हें ठीक से पढ़ना पड़ेगा, मेन है क्या, ये किस केस में दिया गया, इससे संबंधित कौन था, ठीक है। तो एक हो गया तुम्हारा ये यहाँ हो गया मिसचीफ गोल्डन रूल। अब एक लिख लो आप हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, अगला टॉपिक है ये। अच्छा टॉपिक है, हाँ, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। देखो संजोग से देखो ये पूरा जो है यूनिट थर्ड तुम्हारा इसी में दिया हुआ है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ये, ठीक है। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन। सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन। इसका क्या मतलब है सर? सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ में बैलेंस बनाना, ठीक है। आपको न्यायपालिका को अर्थान्वयन ऐसा किया जाना चाहिए कि दोनों में अगर दो कानून में विरोध हो तो दोनों कानून में क्या किया जाए, बैलेंस बनाना। जैसे अभी आप पढ़ोगे इसमें दिया हुआ है, आप जब एक बार पढ़ोगे तभी जाकर समझ में आएगा। यहाँ दिया होगा देखो, यहाँ पढ़ोगे आप। कानूनों के निर्वचन का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहाँ तक संभव है कि देखो बताए हैं, जो किसी कानून के अर्थान्वयन करते समय उस संविधि के किसी भी भाग की उपेक्षा न किया जाए, ठीक है। और कानूनों के विभिन्न उपबंधों का निर्वचन संभवपूर्ण तरीके से सामंजस्यपूर्ण रूप से करना चाहिए, और ऐसा अर्थान्वयन नहीं लगाया जाना चाहिए कि कानून के किसी अधिनियमित भाग निरर्थक हो जाए। मैंने क्या है, सभी भागों को समान महत्व देना चाहिए। अब इसमें देखो पढ़ना क्या क्या है, अब एग्जाम्पल दे दे करके आप केस के हिसाब से समझ लेना, ठीक है। अब बात है कम समय में क्या बताया जाए, लेकिन आप जब भूमिका आप समझ लोगे हाँ तो उसमें कुछ और रहेगा तो इतना करते जाएंगे। देखो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, कैरिज बनाम पेज। कौन सा है?
कैरिज बनाम पेज, ये कई बार पूछा गया है। अरे जब पूरा पढ़ोगे तो खुद लग जाएगा कि इस तरह का चीज़ आ सकती है। ठीक है, तो ये हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मेन मतलब वही है कि दो में विरोध हो रहा है तो न्यायपालिका क्या नहीं कहा जाता, दो लोगों में झगड़ा हो गया तो किसी तरीके से उसको सामंजस्य समझौता हाँ हाँ, बस वही चीज़ है। और एक आगे है तुम्हारा हारमोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आगे है एक अलग मैगजीम है, ये नोसिस्टर ए सोसिस, कहाँ है ये, होगा कहीं, कुछ मैगजीन तो तुम्हारा उसमें मिल जाएगा। देखो कुछ मैगजीन तुम्हारा इसमें है, देखो नोसिस्टर ए सोसिस यहाँ है, पढ़ लेना इसको। नोसिस्टर ए सोसिस का मतलब होता है सहचरणे ज्ञाते। देखो सब कुछ है इस किताब में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं है। सहचरणे ज्ञाते का नियम, देखो यहाँ साफ साफ बहुत बढ़िया से समझाया है। नोसिस्टर ए सोसिस का शाब्दिक अर्थ है साहचर या संयोजन से जानना। ठीक है, लिख लो, साहचर या सहयोजन से जानना, सहयोजन से जानना। जानना, नोसिस्टर का अर्थ है, लिख लो, नोसिस्टर का अर्थ है जानना। नोसिस्टर का अर्थ है जानना, तथा सोसिस का अर्थ है साहचर्य। ठीक है, अब इसको तुम एक काम करना, इसको लेकर के आप पढ़ लेना बढ़िया से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, किताब खोलोगे तो पता चल जाएगा, अपने हिसाब से ट्रिक कर लो। ये हो गया तुम्हारा नोसिस्टर ए सोसिस। ये है एक ई जस्डेम जेनरिस, ई जस्डेम जेनरिस, ई जस्डेम जेनरिस, जेनरिस इसका मतलब होता है सजातीयता का नियम। सजातीयता का नियम, इसको लिख लो आप। इस सिद्धांत को लॉर्ड टेंडन रूल भी कहा जाता है। लॉर्ड टेंडन रूल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जब पढ़ोगे तो आपको कायदे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि सामान्य शब्दों के पहले विशेष शब्द लिखे होते हैं और उस विशेष के आधार पर ही सामान्य शब्दों का अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, इसमें जो है अब जब पढ़ोगे तो उसके आधार पर समझ में आएगा। देखो यहाँ लिखा भी है सारी चीज़ें। ठीक है, तो जब किताब एक बार जब पढ़ लोगे तो इसे समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए
142। हाँ हाँ, पेज भी लिखते जाओ, इससे आसानी रहेगा। पेज नंबर लिख लो 142। 142। और एक आगे है तुम्हारा नो सिस्टर इजस्डेम जेनरिस हो गया। अब एक है तुम्हारा रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। रिडेंडो यहाँ पर है, सिंगुला सिंगुलिस, ये भी कहीं होगा यहीं पे, हाँ यहीं पर है। इसको कहते हैं प्रतिदान का सिद्धांत। हिंदी लिख लो तो समझ में आ जाएगा। रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, ये तुम्हारा है 148 पर, ये भी है 148 पेज पर है रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। देखो यहाँ दिया है, जब किसी वाक्य में कई मिश्रित बातों का उल्लेख हो, मैंने एक वाक्य में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो विखंडन द्वारा विश्लेषण करके अलग अलग उसका अर्थ निकालना चाहिए। मान लो न्यायपालिका को कोई ऐसा कानून मिले उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है खिचड़ी के रूप में हो, ठीक है, तो उसमें से एक एक चीज़ को उसको निकालना चाहिए, तो वही कहते हैं उसको प्रतिदान का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना इसको इसी से। और ये क्या बचा, रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। देखो एक चीज़ बताएं, ये तुम्हारा ज़्यादातर इतना ही मैगजीन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक देखो इम्पोर्टेंट है, शायद इसमें नहीं दिया गया हुआ, देखें हम लिखे हैं कहीं। एक मन करते ये भी लिख लो, ये किताब में है, वैसे लिख लो इसको। एक और मैगजीन है अट्रेस मैजिस, अट्रेस मैजिस वायलियट, VALEAT, वायलियट, लिख ले सर, वायलियट क्यूम पिरिट। ठीक है, इसका मतलब है, हिंदी लिख लो आप, वैसे समझ में आ जाएगा। अमान्य से मान्य करना अच्छा है, इसका हिंदी हुआ अमान्य से मान्य करना अच्छा है। ठीक है, इसको लिख लो। किसी वस्तु का प्रभावकारी होना शून्यकरण से अधिक अच्छा है। अधिक अच्छा है। अर्थान्वयन करते समय इसमें खोजो को मिल जाएगा, कहीं दिख नहीं रहा है इसलिए कहीं बता दें जल्दी से। अर्थान्वयन करते समय किसी खंड को अमान्य करने से अच्छा है, अमान्य करने से अच्छा है उसे मान्य बना दिया जाए।
ठीक है। ये किसके लिए? ये न्यायालय के लिए। इसको देख लेना इसको। और एक मैगजीन है तुम्हारा, ये शायद किताब में नहीं होगा। इधर इंडो शिमला सिंगलिश हो गया। ये तो तुम जानते हो, डेलीगेटस नॉन पोटेंट डेलीगेयर। सर ये सर क्या है? इन बोन हाँ, इन बोनम पार्टम, इसको लिख लो। देखो ये भी कहीं मिला नहीं, कहीं लिखे हैं हम। ये उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेट पर डालो तो ज़रा, इन बोनम पार्टम जैसे लिखा है वैसे डालना। हमें दिमाग से उतर गया है, इस बार पढ़ाया नहीं। इन बोनम पार्टम। हिंदी मीनिंग देगा? है वो बोनो पार्ट शब्दों निर्माण के सिद्धांत बता। एक जगह हम लिखे थे, किताब में नहीं है। इंग्लिश में तो है। Necessity entail on the principle of a bonum partum construction, a situation of the candidate being NEET PG qualified rank eligible for this। हाँ, इसमें होगा। और इसी में दे रखा होगा। हो सकता है इसमें भी दिया हो। एक मिनट, कहीं न कहीं होगा इसमें भी। अरे हमारे दिमाग से उतर गया वो चीज़। नहीं होगा इसमें, हमको हाथ का दिया है। छोड़ो, बवाल छोड़ो, ठीक है। इसी में तो सब दिया है, इससे भी पढ़ सकते हो। अरे यार कुछ नहीं है। इन बोल्डम पार्टम का मतलब होता है
कि कोई काम विधिपूर्ण तरीके से करना। ठीक है, इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, ये पूरी भावना यहाँ समझा दिया है कि अगर किसी मकान को गिराना है तो उसको क्या किया जाना चाहिए, लीगल प्रोसेस से गिराना चाहिए, विधिपूर्ण तरीके से कोई भी काम करना। ठीक है, ये नहीं है कि अनलीगल तरीके से काम नहीं करना चाहिए। और इसके आगे वाली जो मैगजीन थी तुम्हारा यही है, ये एक्सप्रेसियो डेलीगेटस पोटेस डेलीगेयर। ये तो तुम जानते हो, प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। जो पावर आपको उसमें पढ़े होगे एडमिनिस्ट्रेशन में, कि अपने पास जो पावर है उससे अधिक पावर को आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक मैगजीन तुम्हारा और है इसमें, लास्ट ये है एक्सप्रेसियो यूनियस ईस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरस। इसको आप लिख लो आप। वही है वही पर। अच्छा हाँ, इसका अर्थ लिख लो आप। एक वस्तु का उल्लेख, एक वस्तु का उल्लेख दूसरे का अपवर्जन है। बहुत सारी चीज़ तो तुम्हारा इसी में से मिल जा रहा है। मतलब क्या है इसका, कि अगर एक वस्तु जुडिशरी ने उसका स्पष्ट या लेजिस्लेशन ने स्पष्ट उल्लेख कर दिया है, तो न्यायालय को भी क्या करना चाहिए कि दूसरी वस्तु को उसको अपवर्जित कर देना चाहिए। जो स्पष्ट उल्लेख है, जो एकदम से क्लियर है, उसी को माने। जैसे आप ऐसे उदाहरण दो आप कि जैसे केशवानंद भारती के केस में कहा गया कि प्रेम्बुल जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको जो है हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर ही माना जाएगा जब तक वह संशोधित न हो जाए। ठीक है, वही चीज़ में दिया गया है। तो हमारे कहने का मतलब, ये तुम्हारा जो है, ये पूरा जो है 3 यूनिट में से लगभग चीज़ हो गई। ठीक है, अब तुमको इसमें से बता दे रहे हैं, इसमें से भी कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूल में से। एक तो तुम लिटरल रूल, इसको आप इम्पॉर्टेंट मान के पढ़ना। मिसचीफ रूल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गोल्डन रूल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ये लगभग तो सब इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, उसके अलावा हाँ, सजातीयता का नियम इम्पॉर्टेंट है आपका। इन बोनम पार्टम भी पढ़ लेना इसको। मतलब कोई भी काम क्या है, विधिपूर्ण तरीके से करना। ठीक है, इसको आप जानते ही हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, ये 4 यूनिट भी आप थोड़ी बहुत गाइडलाइन ले लो आप इसमें। 4 यूनिट में पहला टॉपिक है आपका डायरेक्टरी एंड मैंडेटरी प्रोविज़न। ये तो आप ज़्यादातर जानते हो इसको। इसको कहते हैं आज्ञापक और निर्देशात्मक उपबंध। ठीक है, अब तुमको बता दे रहे हैं कहाँ पे है। पेज नंबर लिख लो, इसको पढ़ लेना। मेन चीज़ तो आप जानते हो, आज्ञापक मतलब क्या होता है, तुरंत जो है उसको लागू करना अनिवार्य है। निर्देशात्मक में क्या है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वही चीज़ है।
तो था। देखो यहाँ लिखा है 159 पे लिख लो आप, पेज नंबर आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। ये कुछ है नहीं इसमें, बस इसको आप पढ़ लेना ठीक से, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। आज्ञापक मतलब क्या होता है? मैंडेटरी, मतलब इसको आपको लागू ही करना है। निर्देशात्मक मतलब आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और एक लिख लो आप बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ये दिया है हितप्रद अर्थान्वयन, ये पेज नंबर 193 पर है। क्या चीज़ है सर? हितप्रद अर्थान्वयन, पेज नंबर तुम्हारा है 193 पर। 193 ये है, देखो ये दिया है। मतलब क्या है, अगर किसी कानून के साथ किसी का हित है तो क्या किया जाना चाहिए? उसके हित के साथ ही उसके फेवर में अर्थान्वयन करना चाहिए, जो बेनिफिशियर है वास्तव में। अब देखो 4 यूनिट में तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो लिख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके, टैक्सिंग स्टेट्यूट्स। टैक्सिंग स्टेट्यूट्स कर संविधियों का निर्वचन, इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, ये पूरा दिया गया है। कर संविधियों का निर्वचन, ये तुम्हारा 219 पर है, 219, ठीक है। अब इसमें क्या है, कर संविधियों का हमेशा जो है कठोर अर्थान्वयन, मतलब इसका मतलब क्या है, जो लोग टैक्स पेयर हैं उनके संबंध में न्यायालय को हमेशा कठोर वह जो है कि निर्णय देना चाहिए, ताकि लोग कर से बचने न पाए। ये पूरा जो है टैक्सिंग इंस्टीट्यूट्स पर एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा, 1-2, क्यों कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि टैक्स के मामले में न्यायपालिका को और लेजिस्लेशन को कठोर कानून बनाना चाहिए और न्यायपालिका को भी कठोर रूप से उसको पालन करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक टैक्सिंग स्टेट्यूट्स। एक आगे है पेनल स्टेट्यूट्स, ये लिख दिए ना पेज नंबर। पेनल स्टेट्यूट्स दंड संविधियों का निर्वचन इसको बोलते हैं। पेनल, पेनल PENAL, पेनल स्टेट्यूट्स दंड संविधियों का निर्वचन इसमें क्या होता है सर? इसमें ये होता है कि जो डांडिक विधियां हैं, डांडिक विधियों का भी निर्वचन कठोर रूप से किया जाना चाहिए। जैसे कि कोई 302 का मामला है, ठीक है, देखो यहाँ लिखा गया, देखो अभियुक्तों के पक्ष में सुरक्षात्मक उपधारणाएं, फिर कठोर अर्थान्वयन की मतलब इसका ये मतलब है कि जो भी ये दंड से संबंधित प्रावधान है, न्यायालय को क्या करना चाहिए, उसमें कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। जैसे मान लो जैसे चोरी के मामले हैं या हत्या के मामले हैं, रेप के मामले हैं, इन सब मामले में न्यायालय को क्या किया जाना चाहिए, इसमें जो है कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। तो इसमें जो IPC के जितने प्रावधान है उसमें ये बताया गया है इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने न पाए, ठीक है, इसके लिए कठोर की सजा। और दोनों चीज़ें हैं, एक अपराधी छूटने न पाए और दूसरे अपराधी को
वह जो अपराधी नहीं है उसको दंड भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके संबंध में बहुत ही आसान है, इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए दोनों पर क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाएंगे। ठीक है, और एक अब लास्ट 2 टॉपिक और बचे हैं, इसको नोट कर लो आप। इस पर तो और ज़्यादा बन सकता है क्वेश्चन, वो है आपका इंटरनल एड्स। इंटरनल एड्स, इसको हिंदी में कहते हैं निर्वचन के बाह्य सहायक। निर्वचन के बाह्य सहायक। अब देखो निर्वचन के, ये क्या है, इंटरनल। ये है तुम्हारा प्रयोगकर्ता। यही दिक्कत है ना सर, कुछ यहाँ कुछ वहाँ खोजना पड़ता है। ये इंटरनल लिखे कि एक्सटर्नल, इसको आंतरिक सहायक कर दो, गलत लिखा, इंटरनल है ना। निर्वचन के आंतरिक सहायक बहुत ही आसान है ये, जानते हो क्या आंतरिक सहायक का मतलब क्या हो गया? जैसे किताब लिखने में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रयोग हुई, इसको हम आंतरिक सहायक कहते हैं। ठीक है, अब बाह्य सहायक वह हो गई, इसको लिखने के लिए हम बाहर से कितनी चीज़ें लिए, वो बाह्य सहायक के रूप में। अच्छा देखो इसमें पॉइंट वाइज है, मन करे तो नोट ले लो। आंतरिक सहायक में निम्न शामिल हैं, तुम्हें को एक ही जगह से मिल जाएगा। आंतरिक सहायक में निम्न शामिल हैं। पहला लिख लो शीर्षक। किताब को लिखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? शीर्षक। फिर क्या होती है? उद्देशिका। उद्देशिका। फिर पार्श्व टिप्पणी। पार्श्व टिप्पणी नहीं होता कि बुक टॉपिक के बगल में कोई टिप्पणी फुट नोट लिख दिया जाता है, टिप्पणी। धारा का शीर्षक। धारा का शीर्षक। परिभाषा। परिभाषा या निर्वचन खंड। निर्वचन खंड। फिर से परंतुक। परंतुक। उदाहरण। उदाहरण। अपवाद। अपवाद। फिर व्यावृत्ति खंड। व्यावृत्ति खंड। ये क्या होता है सर? बता रहे हैं, व्यावृत्ति खंड। फिर से होता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के बाद लिख दो आप ये अनुसूची। अनुसूची। अनुसूची के बाद से बस इतना रहने तो विराम चिन्ह। ठीक है, अब इसको तो तुम ऐसे सारे चिन्ह आएंगे, प्रश्नवाचक। हाँ, ओ अब तुमको ये समझ गया क्या कहना चाह रहा है? एक किताब के अंदर क्या चीज़ें होती है, ये जैसे तुमने व्यावृत्ति खंड बोला, तो व्यावृत्ति खंड में बहुत ऐसे कानून होते हैं। देखो ये देखो अलग अलग तुमको पूरा लिखा हुआ है, इसको तुम पढ़ लेना। ठीक है, उदाहरण, यहाँ व्यावृत्ति खंड को भी बढ़िया समझाया है। ठीक है, स्पष्टीकरण समझाया है। तो ये पूरा लिख लो, इस पे पेज नंबर 44 पर है पूरा। व्यावृत्ति खंड में बेसिकली क्या होता है, जो चीज़ें निर्देशित की गई होती हैं उसके बारे में पूरा जो है उल्लेख रहता है। ठीक है, उस कानून का एक तरीके से फुटनोट। तो अब देखो इसमें से क्या पूछता है,
कि निर्वचन के पूछ देगा कि निर्वचन के निम्न में से कौन से आंतरिक नियम के अंतर्गत शामिल हैं। तो तुमको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस किताब के अंदर क्या चीज़ें हैं, वह तुम्हारा निर्वचन के आंतरिक सा। किताब हम लोग पढ़ते हैं, शीर्षक होता है, उद्देशिका होती है, टिप्पणी भी होता है, धारा भी होता है, परिभाषा भी होता है, परंतु भी होता है, उदाहरण होता है, अपवाद भी होता है, स्पष्टीकरण, विराम चिन्ह, सब तो वही हो गया। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जान लो अंदर क्या चीज़ें हैं। अब इसमें लिख लो आप निर्वचन के बाह्य सहायक। लेकिन इसको एक एक चीज़ पढ़ लेना। पूछ देगा शीर्षक के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है, या शीर्षक पर कौन सी केस है, ठीक है। जैसे उद्देशिका है, इसमें केशवानंद भारती की केस है, और भी केस है, ये सब आ जाएगा प्रेम्बुल से संबंधित। अरे तुम उसको पढ़ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो निर्वचन के बाह्य सहायक। अब आंतरिक सहायक समझ गए। बाह्य सहायक का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को हमको लिखने में, एक बुक लिख रहे हैं, हम कौन कौन सी चीज़ों का सहारा लिए, ठीक है। या कानून हम बनाए, ये क्या है, कानून बनाने के लिए कानून की किताब में क्या लेजिस्लेशन के अंतर्गत इतनी चीज़ें होती हैं किताब के अंदर। अब उसको कानून बनाने के लिए हम बाहर से क्या क्या चीज़ों की सहायता लिए, उसको हम कहते हैं बाह्य सहायक, ठीक है। तो निर्वचन के बाह्य सहायक में तुम्हारा यहीं पर कहीं अलग से नहीं जाना है कि इसके अंतर्गत तुम्हारा जो है आ जाएगा, जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, माने हमारे कानून को बनाने में इसका इतिहास कैसा रहा, उसको हमको जानना है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा लिख लो आप सामाजिक परिवर्तन, माने समाज में कौन कौन से अब तक के परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन। रूढ़ियाँ, उसके अलावा लिख लो आप निर्णयानुसरण। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मतलब निर्णयों का अनुसरण किया। हाँ, जो निर्णय दिए जा चुके हैं। निर्णयानुसरण का मतलब है जो निर्णय हमारे अब तक के हो चुके हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा, निर्णयानुसरण। फिर से जो है शब्दकोश, शब्दकोश मतलब वही है डिक्शनरी, शब्दकोश का क्या मतलब है। फिर पाठ्य पुस्तकें, उससे संबंधित डिक्शनरी, अगला पॉइंट हो जाएगा पाठ्य पुस्तकें। विदेशी विनिश्चय, विदेशी विनिश्चय। व्यापारिक और तकनीकी शब्द। इतना जो है कि क्लास चलती रहती तो तुम नहीं निश्चिंत हो पाते। बात आई समझ में। अब देखो व्यापारिक और तकनीकी, व्यापारिक एवं तकनीकी कारक। अब देखो, अब इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें हैं कि किताब हम जो एक कानून बना रहे हैं या जो किताब लिख रहे हैं उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, ठीक है, उसके संबंध में समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए, कस्टम क्या रहे हमारे, निर्णयानुसरण क्या रहे, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी की इसकी मीनिंग क्या रही, फिर उससे संबंधित कौन कौन सी पुस्तक से आपने सहारा लिया, नहीं लिख दिया जाता है कि कहाँ कहाँ से आपने लिया। इसके संबंध में विदेशी विनिश्चय क्या थे और सामाजिक व्यापारिक कारण क्या थे, ठीक है। या और भी लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ये भी हो सकते हैं अपने मन से। ठीक है, अब इसको तुम पढ़ना, कोई दिक्कत हुआ तो फिर बताना। मैंने अब तो सिलेबस तो टच में आ गया, क्या है, हाँ पता चल गया क्या है, अब तक पता नहीं था। और 4 यूनिट और 3rd यूनिट इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ना, फर्स्ट सेकंड में नहीं कुछ है। ठीक है। 4 यूनिट में है तुम्हारे जो है वो सब दिए गए हैं, रूल ओवर रूल्स। जी सर, इसमें कुछ है कि फर्जी पता देख लेना आप इससे संबंधित। देखो एक चीज बता दें, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ने वाला है कि मान लो पढ़ लोगे
पढ़ लोगे या वो करोगे? सर कर दीजिए। लिंक दिखाना होता जी जी। है। हम भी ले जा रहे हैं। होता है ना।